तो कल के लेक्चर में बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग and all electron withdrawing group is all electron withdrawing groups are what? Meta directing. एंड जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटेड है क्योंकि बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर देते हैं एंड जो विड्रॉ करते हैं डीएक्टिवेटिंग है उन पे रेट स्लो होता है। तो जब इसकी बात हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? ये क्या है? आधार। ये कल बताया था कौन सा रिंग एक्टिवेटेड है कौन सा डीएक्टिवेटेड है। ओके यही किया था। ये दो ही आंसर। व्हेन विल एलन स्टार्ट हाई स्कूल एज ओपन। बस स्कूल का ही है स्कूल स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी ऑफलाइन सब स्टार्ट हो जाएगा। कोचिंग तो और पहले स्टार्ट होती है। आंसर किसी का नहीं आया इतना लेट टाइम दिया फिर भी। कल ही तो बताया था सब ये एक्टिवेटेड है ये डीएक्टिवेटेड है क्योंकि ये माइनस एम है ये प्लस एम है सेम बताया था मैंने। यहाँ पर किधर अटैक करेगा इसको ऑर्थो एंड पैरा पे ना। तो ये मेजर होगा पैरा में सा मेजर था। छोड़ो नहीं याद है तो टॉपिक छोड़ते आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक दो और बता देना ठीक है ये है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पे। रीजन भी बताऊं क्योंकि तुम लोग को याद तो नहीं रह रहा है मैंने अभी पूछा ऊपर वाला क्वेश्चन तो मुझे लगा सबका आंसर आएगा बट किसी का नहीं आया। मुझे नहीं लगता बता के फायदा है वैसे। इधर आएगा। वो यहाँ जाके यहाँ प्लस आएगा। तो इसमें बेंजीन इंटैक्ट है इसके बाद लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी।
जिसमें टोटल 2 resonating structures as benzene. तो मोर स्टेबल पे आ गया, जबकि यही तुम इसके 2 पे अटैक कर दो यहाँ पे, तो प्लस बाजू में आएगा। अब तो एरोमेटिसिटी लॉस होना ही होना है ऐसे। 1 resonating structure has benzene, सो ये कहाँ अटैक करेगा? C1, तो ये फेवर्ड है। तो हमेशा इसको जब नाफ्थलीन दे दे तो तुम्हें इस पर अटैक करना है। एंथ्रासिन के केस में क्या होगा? सेम रीजन, इसमें मिडिल वाले कार्बन पे जाता है तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है स्टेबल, तो इस पे अटैक करना, इधर या इधर। एंथ्रासिन इसको भी बना के देखोगे तो ऐसे ही होगा, इसमें बेंजीन ज्यादा इंटैक्ट है। ओके, पाइरोल के केस में क्या होगा? लास्ट स्लाइड, फिर से बैक देखो, पूछो क्या डाउट है। लास्ट स्लाइड कर दिया, लो पूछ लो, देखो। एक मिनट रुको, मैं
हेलो, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। डीडी सर का ही कॉल आ गया था, उसी बात करने लगा था। सेंटर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसकी डिस्कशन में गया। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करें। कहाँ तक किया था? नैफ्थलीन वगैरह सब बता दिया था मैंने, कहाँ पे अटैक करेगा। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें रिएक्शन क्या होता है? जैसे बेंजीन ले लो, बेंजीन पे RX प्लस X3 माइनस बेंजीन इस पे एल्काइल करोगे तो एल्काइल का जाके रिएक्शन होगा उसमें, किस चीज का? हाँ, तो इसमें R प्लस जाएगा। हाँ, तो पहले स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से टोटल कितने आ जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रुको, हाँ, इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। स्टेप 2 में क्या था? RX हो गया और AlCl3 है तो AlX4 माइनस आएगा। AlX4 माइनस है, ये यहाँ पे आ गया। इधर से आ गया R। हाँ बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा। उसी तरह हैलोजिनेशन में Cl प्लस बनता है, राइट। उसी तरह एसाइलेशन में RCO प्लस बनेगा।
वो जाके अटैक करेगा, फिर इस तरह से फॉर्म होता है। अब देखो अल्कल अल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होंगे? तो इतना डिस्टर्बेंस, एक मिनट। अल्काइलेटिंग एजेंट में तुम्हें आरएक्स हो सकता है, आरओएच विद एच प्लस हो सकता है, एल्कीन के साथ एच प्लस लोगे तो भी बन जाएगा। होता कैसे है, इसमें कार्बोकैटायन बनाना है तुम्हें। और एसाइलेटिंग में क्या होगा, वो है RCOX, एसिड हैलाइड ले सकते हो, एनहाइड्राइड ले सकते हो, एस्टर ले सकते हो। तो यही दो मेन होता है ना, इसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है। और मतलब एस्टर से नाक के बराबर लेते हो, तो इसे तुम हटा के सिर्फ ये दोनों के लेके हम लोग असाइलेशन कर सकते हैं। अब इसमें लुईस एसिड का सिलेक्शन करना होगा। एसिड जो लोगे, लुईस एसिड, वो क्या करेगा, एक्स पाइंस को बाहर करेगा। तो प्रेफर्ड क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, उसके बाद FeCl3, ये दो ज्यादा यूज होंगे। BF3 ये भी ठीक है, TiCl4, बट सबसे ज्यादा इजी हम लोग के लिए एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 का ही सिलेक्शन है। बाकी ZnCl2, SnCl4 इसका इंपॉर्टेंस कम रहता है, बट ये भी लुईस एसिड है सब। हाँ, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फिडेल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, उसके बाद एसाइलेशन पे देखते हैं। इसमें क्या RX है, AlX3 लिया गया, ये क्या करेगा, अपना लोन पे इसको डोनेट किया, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RX प्लस AlX3 माइनस, एक्स पे प्लस आएगा, हेलोजन पे तो अनस्टेबल है, हेलोजन तो निकल गया, R प्लस बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, AlX4 माइनस बच गया ना। अब ये R प्लस जो होगा, हम्म, अब ये जो R प्लस होगा वो जाके अटैक करेगा, एरोमेट्रिसिटी लॉस्ट एंड रीगेन, फाइनली R हो जाएगा। इसमें दो स्टेप है ना, पहला क्या बताया,
कल भी बताया था और आज फिर से रिवाइज करा दिया, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। हाँ, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो आर एफ, आरसीएल, आरबीआर, आर आई, किसका ज्यादा रह जाएगा, आर एफ देन आरसीएल, आरबीआर, आर आई, ये बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा, जो आर के साथ एक्स और AlX3 इस फॉर्म में, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है पॉली अल्काइलेशन। पॉली अल्काइलेशन क्यों बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जैसे ही तुमने मिथाइल इसको ऐड किया, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, कुछ मॉलिक्यूल भी टॉलुइन का बनाना तो मोर एक्टिवेटेड हो जाता है, CH3, ये मोर एक्टिवेटेड हो गया ना, तो अगला जो CH3+ आएगा बेंजीन पे ना आके LCl3 पे आ जाएगा। हाँ, तो फिर ये इधर ही आ जाएगा, तो ये CH3 किधर आ जाएगा, CH3 यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3, फिर फर्दर उसको ऑर्थो पे, तो सारे पोजीशन एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। तो ऑल पोजीशन पे आने लगता है, तो पॉली अल्काइलेशन इज देयर। तो पॉली अल्काइलेशन कैसे बच सकते हैं, टू अवॉइड पॉली अल्काइलेशन बेंजीन क्या लोगे, एक्सेस, बेंजीन इज टेकन इन एक्सेस एंड alkylating agent in limited amount. तो बेंजीन प्लस CH3X और AlCl3 ले लो, यहाँ टॉलुइन आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ बताओ, इसको एक्सेस लोगे तो जब CH3+ बनेगा तो टॉलुइन तो थोड़ा बहुत ही है, बेंजीन एक्सेस से तो सारे के सारे जाके बेंजीन पे ही तो रिएक्ट करेंगे। बेंजीन का तुमने 5 मोल दे दिया, अब CH3 जाके अटैक किया टॉलुइन पे, तो 0.5 मोल, 0.8 मोल ऐसा बना और वो एक्सेस पड़ा हुआ था। CH3+ जब भी अटैक करेगा उसको चारों ओर अपने साइड क्या मिलेगा, बेंजीन ही मिलेगा ना। हाँ, तो ये फॉर्म, इसमें कोई डाउट है किसी को, पॉली अल्काइलेशन से कैसे बचा। कोई डाउट नहीं, ओके। अब असाइलेशन की बात करें हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप कैसे होगा, ये बेंजीन लिया, R
COCl है, AlCl3 एनहाइड्रस लिया गया, फिर वही होगा, Cl माइनस एलिमिनेट करके ले गया, क्या बन जाएगा RCO प्लस ना, और ये इस पे अटैक करे तो क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, ये मैंने बताया था GSM, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 है, इसके पास भी 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, स्टेबिलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, आईटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो फिर बेंजीन जब बन गया RCO प्लस, ये जाकर अटैक करेगा, फिर वही होगा एरोमेटिसिटी लॉस्ट एंड रीगेन, तो क्या बन जाएगा वो COR। हाँ, यदि ये कुछ ऐसा होगा RCO प्लस, तो इसको कहाँ अटैक करोगे? पैरा पोजिशन। और सब तो तुम्हारा ऑर्थो पैरा दोनों चलता है, बट असाइलेशन फेवरेबल एट पैरा पोजिशन होता है। पैरा पोजिशन मतलब पैरा ऑर्थो में हमेशा पैरा ग्रेटर होता है, बट इस केस में एब्सोल्यूट ग्रेटर आता है, पैरा ही मेजर रह जाएगा। असाइलेशन हो तो पैरा को ही मेजर करना। रिपल्सन होगा ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। COR मिथाइल के साथ बाजू में रहे तो बड़ा ग्रुप है यहाँ पे COR, होगा तो ऑर्थो पैरा ही, बट ये क्या होगा, ये हो गया मेजर, और दूसरा क्या हो गया माइनर। हमेशा पैरा ही मेजर होता है, बट इसमें एब्सोल्यूट ग्रेटर होगा। और पैरा कैसे होता है, मान लो 60% पैरा है तो 40% ऑर्थो है, इस केस में ज्यादा होगा 80% 20% लाइक दैट। ओके, बेंजीन हो गया, इस पे मान लो CH3 CH2 CH2 Cl है, और यहाँ एनहाइड्रस LCl3 दे दिया जाए, तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, AlCl3। एनहाइड्रस क्यों देते हो, वाटर दोगे तो LCl3, वाटर ही LCl3 को अपना H लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस, यही हुआ ना। नेक्स्ट में हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या आ जाएगा CH3 CH प्लस CH3, और वो बेंजीन से इधर आ गया, तो बेंजीन के साथ CHME2, ये क्या बन गया क्यूमीन। तो हमेशा कार्बोकेटायन बनेगा ही, और मतलब नॉर्मल एल्काइल चेन कैन नॉट बी फॉर्म।
क्यों नॉर्मली बना? इसका रीजन क्या है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा तो इधर ही आएगा। हाँ, if 0 डिग्री सेंटीग्रेड then no 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लो टेम्परेचर लिखो। if at low temperature no कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, तब फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। बट टेम्परेचर मेंटेन करके ना हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल क्या बनेगा। तो यहाँ CH3 CH2 Cl, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। CH3 CH2 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये इधर एलिमिनेट करेगा और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 ही होगा, तो कॉम्प्लेक्स बन गया है ना। if weak लुईस एसिड, वीक लुईस एसिड दे दो, लाइक BF3 और SnCl4 और ZnCl2, then also no rearrangement, then also no rearrangement. Reason, attack takes place on the intermediate complex form। मतलब कार्बोकैटायन तो कभी बना ही नहीं। जब CH3 CH2 CH2 Cl है और यहाँ तुमने BF3 दे दिया, तो BF3 को इसने बॉन्ड बना दिया है, इस पे प्लस इस पे माइनस आ गया। अब ये वीक वाला है तो ये बॉन्ड को पुल ही नहीं कर पा रहा है। तब ये क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट जब जाके इस पे अटैक कर रहा है तब ये बाहर जा रहा है। दैट्स व्हाई नो रीअरेंजमेंट वाले केसेस। बट ये सब थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब जल्दी बुक्स में गिवन नहीं है, तो कभी JEE एडवांस में आया तो आया। क्लियर? अब बेंजीन के साथ साइक्लोप्रोपेन दे दो एनहाइड्रस AlCl3। ये भी वही था ना, sp5 कैरेक्टर, लाइक पाई बॉन्ड ही बिहेव करता है। तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, ये भी ब्रेक होगा और क्या बन जाता है, CH2 CH2 CH3। हाँ बताओ, इतना क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद क्या हो गया? हाँ, एक और केस, ये बेंजीन हो गया CH3 CCH3। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, किसी को मालूम है ये क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3।
एनहाइड्रस Cl होगा तो क्या होगा, ये Cl माइनस एलिमिनेट होगा, और जब Me3CO प्लस बना तो कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली बाहर आ सकता है। क्यों? ये बना रहा है कौन सा, CH3 C प्लस CH3। ये याद रखो, दिस वाज मोर स्टेबल देन बेंजाइल आल्सो। ये इतना ज्यादा स्टेबल बनता है कि बाहर आ जाएगा, तो Me3 से रहेगा, तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है ना। तो ये सब डायरेक्ट लर्न कर लेना। अब यही क्वेश्चन देगा कि क्या बनेगा। तुम तो फ्रीडल का नहीं याद है तो एसाइलेशन कर दोगे, याद आता है अल्काइलेशन करके आओगे तो सी के साथ 3 Me ऐड कर दो ऐसे। हाँ, तो यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। ओके, उसके बाद नो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट वो बाद में करते हैं, एक और कैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर कर ले। इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये कौन सा चेन स्टेबल होता है, व्हेन 5 और 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म, तो वो स्टेबल होता है ना। मेंबर रिंग इज फॉर्म। CH2 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 CH2Cl और एनहाइड्रस Cl दे दो। क्या प्रोडक्ट होगा, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बताता हूँ। ये Cl माइनस से बाहर गया तो कार्बोकैटायन बन गया। अभी वो रीअरेंज भी होगा, रीअरेंज होकर कहाँ आ जाएगा, बाजू वाले पे आएगा। 2 डिग्री पे यहाँ से सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, फर्दर नहीं जाएगा, है ना। ये बताया था जस्ट एक शिफ्ट होगा, 5 अल्फा CH मिल गया। अब ये जाके इधर अटैक कर जाएगा और एक रिंग बन जाएगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर ही तो हुआ ना, ऐसे। ओके, वाई विल अटैक, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना, इंट्रामोलिकुलर विद इन मॉलिक्यूल अटैक करता है। वो दूसरे मॉलिक्यूल पे नहीं जाएगा। यदि 5 और 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ये CH प्लस कहीं और बेंजीन जाए, उसको बाजू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है तो वहीं पे अटैक करेगा ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हो, इंट्रा मॉलिकुलर। ओके, बेंजीन है प्लस मान लो CH2CO ओ दिया हुआ और एनहाइड्रस Cl दे दो। तो एनहाइड्रस Cl का काम क्या है, ये ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा, तो उस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही मैकेनिज्म था ना, प्लस आ गया, और ये AlCl3 पे माइनस आ गया, ये इधर पुल करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और एक बार प्लस आ गया तो बेंजीन पे जाके अटैक करेगा ये, CH2CO प्लस CH2CO O AlCl3 माइनस। अब ये जाके इस पे अटैक कर जाएगा, तो बेंजीन पे अटैक करे तो क्या बन जाएगा, CO CH2 CH2 COO। जब अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, वो जाकर वापस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा ना। इसको आगे भी कर सकते हो, मान लो PCl5 दे दिया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO CH2 CH2 COCl, ऐसे होगा ना।
अगेन एनहाइड्रस से LCl3 दे दो, तो क्या करेगा, Cl माइनस निकालेगा, CO पे प्लस आएगा। अब CO प्लस आके बेंजीन पे अटैक कर देगा, तो इंट्रामोलिकुलर हुआ ना यहाँ पे, यहाँ CO, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, ऐसा बनेगा ना। इसको जिंक Hg दे दिया जाए तो क्या होगा, ये कौन सा रिएक्शन था याद है, क्लेमेंसन। तो क्लेमेंसन से क्या बन जाता है ये, ऐसे CO की जगह CH2 ना, और PDC के साथ हीट करो तो याद होगा ये डिहाइड्रोजनेशन, ये क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएगा ना, तो क्या बन गया, नेफ्थलीन। तो मेथड टू प्रिपेयर नेफ्थलीन है, एक रिंग था, तुमने दूसरा रिंग क्रिएट कर लिया। कैसे, पहले तो 4 कार्बन ऐड किया फिडेल क्राफ्ट से, उसके बाद इंटरमोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट से हो जाएगा, फिर क्लेवेंसन डिडक्शन, फिर PDK के साथ हीट किया। क्लियर है सबको। ओके, अब देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ मान लो CH3Cl दे दो और NaOH दे दो, तब क्या होगा, ये इस पे भी अटैक कर सकता है बट इस पे नहीं करेगा। क्यों, उसे जब एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा था, एसिडिक हाइड्रोजन लेता है ना वो, तो क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन प्लस CH3Cl, यही हुआ ना। कार्बन के डेल्टा प्लस पे क्यों अटैक करे जब उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, देन ये O माइनस विल अटैक एंड Cl विल गो आउट, फिर यहाँ पे OCH3 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो जब ये एक रिएक्शन पूछते रहते हैं वो लोग, तो CH3Cl से रिलेटेड था, तो CH3Cl FeCl3 रहे या एनहाइड्रस ClCl3, तो असाइलेशन है, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूशन साइड चला जाता है। जैसे OH ले लो और CH3COCl ले लो, एनहाइड्रस ClCl3, नो रिएक्शन। क्यों, नो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन एट phenol and aniline as AlCl3 attacks the lone pair of phenol and aniline। जैसे तुमने फिनॉल ले लिया और CH3Cl के साथ AlCl3 दे दिया, तो ये इससे लोन पेयर नहीं लेगा, ऑक्सीजन पे स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड है ना, लुइस बेस, स्ट्रॉन्गर लुइस बेस कौन से होते हैं, सेकंड पीरियड वाले, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले वीक होते हैं ना, यही लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा इधर, HO, ये आ जाएगा AlCl3 माइनस और ये प्लस, तो फ्रेडल का होगा कहाँ, LCl3 तो यूज हो गया ना। अब ये रिंग भी हाईली डीएक्टिवेटेड हो गया, डीएक्टिवेटेड रिंग।
मतलब तुम बोलो कि तब AlCl3 हम लोग ज्यादा ले लें तब तो हो जाएगा ना, कुछ AlCl3 वेस्ट हो गया तो रेस्ट तो अटैक करेगा ना, बट जब रिंग डीएक्टिवेटेड हो गया तब नहीं होगा। तो नो फिडेलक्राफ्ट, तो डीएक्टिवेटेड रिंग पे भी नहीं होता है, ये भी याद रखोगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल फिडेलक्राफ्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। R प्लस क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल, नो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन with a minus M group. Example, nitrobenzene, cyanobenzene, benzaldehyde, benzoic acid। तो ये सब पे तुम्हें फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं करना है, मतलब CH3Cl AlCl3 या CH3COCl जो भी रहे, दोनों तो फिडेलक्राफ्ट का ही है ना, नो रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन रहे, साइनोबेंजीन रहे, बेंजल्डिहाइड रहे, बेंजोक्यूटोन रहे, बेंजोइक एसिड का कोई पार्ट हो जाए, COZ कुछ भी रहे, एसिड अमाइड वगैरह, मतलब फिडल का रिएक्शन फिर दिया ही किसने? चैप्टर वाइज सोचो तो अल्काइल हैलाइड में करोगे Cl में तो वो तो प्रोवाइड कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम नहीं है तो हेलोजन रहे तो हेलोबेंजीन। बट उसके बाद तुम पढ़ोगे फिनॉल, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन, माइनस एम ग्रुप, वो भी नहीं होगा। एसिड एसिड डेरिवेटिव, उसमें भी फिडल क्राफ्ट नहीं होगा। उसके बाद कौन सा पढ़ना? अमाइन ग्रुप, उसमें भी नहीं हो रहा है। फिनॉल अमाइन पे क्यों नहीं हो रहा है? AlCl3 डायरेक्ट जाकर उसी पे अटैक कर दे रहा है। यही हुआ ना। हाँ, इसके अलावा क्या हो गया? विनाइल एनाराइल हैलाइड, इसका भी क्या था? नो फ्रिडल का रिएक्शन। क्यों? बेंजीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और AlCl3 दे दोगे, ये एलिमिनेट ही नहीं होगा। कार्बो के टाइम पे डबल बॉन्ड, इस पे तो डबल बॉन्ड आता ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज, राइट। और कौन सा था? क्लोरोबेंजीन, ये भी नहीं जाएगा ना। फिनाइल पे भी प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए। हाँ, ये क्लियर हुआ, फिडल कफ नहीं होगा। तो फ्रिडल क्राफ्ट तो नहीं हो रहा था, AlCl3 वेस्ट हो जा रहा है। तो एक और रिएक्शन इसके बेस आता है, तो कई बार हम लोग को ध्यान नहीं जाता, नो रिएक्शन लिख के आ जाता है। OH के साथ वो फ्राइज रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, ये रिएक्शन क्या होगा? AlCl3 दिया ही नहीं उसने, तब Cl को तो ये रिप्लेस कर सकता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है ना। हाँ, तो ये रिएक्शन SN2 होकर इसको बाहर कर सकता है। SNAR है वो, सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ। ये क्या बन जाएगा? O के साथ COCH3 ऐसा बन जाएगा। ओके, CH3Br है, AlBl3, एनहाइड्रस ले लो और हीट दिया हुआ है। हीट से क्या होगा? ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इससे क्या बनेगा? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ बाहर करो तो यहाँ मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, तो 135 पे मिथाइल। क्लियर? ये सबसे बड़ा था।
टॉपिक नाइट्रेशन, ये टॉपिक सबसे बड़ा था राइट। नाइट्रेशन थोड़ा इजी है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाई NO2। NO2 से, अभी तक तो R+RC+ से कर रहे थे ना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होगा, गिव्स NO2+। NO2+ का नेम क्या होगा, जिसपे प्लस चार्ज होगा नाइट्रोनियम, जैसे क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, हाइड्रोनियम, इसका नेम क्या होगा, नाइट्रोनियम। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन कौन से हो गए, पहला ले लो कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। HNO3 और H2SO4 ले लोगे, तो ये H+ इस पे जाकर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, क्या जान जाएगा, H2 और NO2+, कॉन्क NH3 और कॉन्क H2SO4। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया ना। तो क्यों कॉन्क लिया था, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 लोगे तब तो वाटर ही अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो HNO3 एसिड बन गया और वाटर बेस बन गया। HNO3 अपना H+ तो वाटर को देगा, पर जब दोनों कॉन्क हो गया, मतलब वाटर है ही नहीं, इसमें से एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा एसिड की तरह बिहेव करेगा, H2SO4, एंड HNO3 बिहेव्स लाइक बेस। तो ये कई बार पूछा हुआ है कि HNO3 यहाँ क्या बिहेव करता है नाइट्रेशन में, तो HNO3 here behaves like a base ना। इसने H+ कैप्चर किया है राइट। हाँ, दूसरा क्या ले सकते हो, फीमिंग HNO3, मतलब केवल HNO3 है, तो HNO3 वो आपस में भी रिएक्ट करके NO2+ ही लाता है वो। थर्ड, नाइट्रोनियम सॉल्ट ही ले लो, जिसमें ऑलरेडी NO2+ हो, जैसे NO2+ BF4-, तो बना बनाया NO2+ है तुम्हारे पास। फोर्थ ले लो N2O5 with the H+, ETO NO2 with the H+, NO2ClO4- ऐसे। ये कैसे होगा, N2O5 का तुम करोगे, N2O5 H+ के साथ प्रोवाइड कर रहा है, कैसे, ये ले लोगे O के साथ, यहाँ क्या था ऐसे, और H+ दिया गया, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, तो फिर से तो वही रिएक्शन हो गया ना, यहाँ पे प्लस आ गया और ये NO2 है, इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये NO2+, C2H5O NO2 है, और H+ ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा, C2H5O के साथ H यहाँ प्लस आ गया और NO2 आ गया, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस NO2+। हाँ, इतना फॉर्मेशन क्लियर हुआ, नाइट्रेशन कैसे किया हम लोगों ने। हाँ, तो बेंजीन के साथ अभी क्या होगा, NO2+ अटैक करेगा, वही एडिशन एलिमिनेशन, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, यही होगा ना।
अब इसके कुछ रिएक्शंस देखें। जैसे बेंजीन है, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 ले लो, टेम्परेचर 55 डिग्री दिया हुआ है, कम टेम्परेचर दिया हुआ, तब तो नाइट्रोबेंजीन आ गया। बट ज्यादा टेम्परेचर दे दिया गया 100 डिग्री वगैरह, तो नाइट्रो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, अनदर नाइट्रो विल अटैक ऑन दिस। फ्यू डेज के लिए इसे छोड़ दो, एक और नाइट्रेशन आएगा, इस पे आके कर जाएगा। फिडल का एसाइलेशन नहीं है, एसाइलेशन में क्या था, वीक था, R+ वाज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो जल्दी अटैक ही नहीं करता था। NO2 स्ट्रांग है तो हर जगह अटैक कर लेगा, कुछ समय छोड़ दो, 2-4 दिन, देखो हर जगह आ जाएगा वो। ये बन गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन। TNT भी बनाते हो, एक्सप्लोसिव। टॉल्यूइन हो गया, सेम करोगे इसके साथ रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, मिथाइल के साथ क्या बनेगा, NO2 ऑर्थो, एंड यहाँ पे कॉक HNO3 55 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, फ्यूमिंग HNO3 दे लो। HNO3 मतलब हाईली एग्रेसिव फॉर्म में है, राइट। यहाँ नाइट्रेशन तीनों पोजीशन पे जाएगा, तब क्या होगा, मिथाइल के साथ NO2, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसका नेम क्या हो गया, ट्राई नाइट्रोबेंजीन ना, इट इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन, दैट इज TNT। क्लियर, एक्सप्लोसिव में काम करता है। अब नाइट्रेशन इन फिनॉल करने चले जाओगे तो फिनॉल क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसे एयर में डालोगे तो ऑक्सीडाइज होकर पिंक कलर का हो जाता है, एयर में ऐसा हो जाता है पिंक कलर। तो OH हो गया, इसका नाइट्रेशन कर दो, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, ये तो हाईली एक्टिवेटेड है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्लस एन ग्रुप था। तो जब एयर ऑक्सीडाइज कर देगा तो नाइट्रिक एसिड इसका क्या हाल करेगा, 98% तो ऑक्सीडाइज फॉर्म आएगा, ये आता है 98%, और 2% ही जो होगा ना वो तुम्हें इस फॉर्म में मिलेगा। तो सब तो वेस्ट हो गया। एयर में जब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यहाँ तो इतना ही आ रहा है, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। OH के साथ सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन कर दोगे तो उससे क्या आ जाएगा, OH के साथ SO3H, तो ये -M ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। अब डीएक्टिवेटिंग कर दे तब फिर हम लोग नाइट्रेशन कर सकते हैं। अब इस पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर करोगे ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तभी ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ऑक्सीडाइज नहीं देने देगा तो क्या होगा, फिनॉल हाईली एक्टिवेटेड है तो NO2 इधर भी आएगा, और सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो भी बाहर चला जाएगा। इक्वेशन बहुत आता है, SO3H भी बाहर आ जाएगा, उसके जगह NO2 आ जाएगा। क्लियर, ओके। नाइट्रेशन इन अमाइंस की बात करें हम लोग, नाइट्रेशन इन एनिलिन्स, ये भी बहुत आता है, मतलब ये सब फिक्स ही तो है, लर्न ही तो करना है। क्या बनता है प्रोडक्ट मेजर, याद है किसी को, हमेशा आते रहता है, हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है।
नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो पहले इसमें तो अटैक करके NH3+ बन गया वो, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ना। तो ये मेटा डायरेक्टिंग, तो वही मेजर प्रोडक्ट होता है मेटा पे। तो सबको लगता है कि मेटा पे आया कैसे वो, तो जब ये करोगे तो इसमें क्या मिल जाएगा तुम्हें, NH3+ NO2 यहाँ पर। तब तो यही मेजर हुआ ना मेटा। पैरा पे जो आएगा वो माइनर रह जाएगा, वो माइनर होगा ना। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर करेंगे हम लोग। तो ये NH3+ बन गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो यही मेजर आ जाता है। तो बार बार पूछता है कि मेजर क्या होगा, तो मेटा पे आता है, जबकि होना चाहिए था वो ऑर्थो एंड पैरा पे। यही है ना। टू गेट व्हाट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ring is deactivated, acylation is done first। उससे क्या होगा, वो वीक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस था, H+ तो इसी पे अटैक कर रहा था ना, अब तुमने यहाँ पे CH3COCl दे दिया, तो नाइट्रोजन का लोन पे अटैक करेगा और Cl बाहर, क्या बच जाएगा यहाँ पे, बेंजीन के साथ NH और COCH3, ये बचा ना, ये लोन पेयर आ गया। अब इसका जब तुम नाइट्रेशन करोगे तो अब ये नाइट्रेशन हो जाएगा, क्यों, अब ये H+, अब ये बहुत वीक बेस पर बन गया। अब ये क्या हो गया, वीक बेस ना, इसका लोन पे दोनों ओर डिलोकलाइज हो गया, इधर और इधर। तो अब ये H+ इस पर अटैक नहीं करेगा, तो नाइट्रेशन होगा तुम्हारा कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पे, इधर आ जाएगा। और एक NHCOCH3 NO2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो वो वापस ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोलिसिस से ये ब्रेक करने की टेंडेंसी अपोजिट इधर आ जाती है, H और OH तो फिर वापस एनिलीन ने लिया ना, अमाइड का हाइड्रोलिसिस से वापस ही आ जाता है। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, उसे सिर्फ वाटर में डाल दो ना, तो वापस एसिड बन जाएगा। एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से अपने पास, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। इससे वापस एसिड करना है तो कुछ नहीं करना, सबको पानी में डुबा दो, सब बन गया एसिड। इसी तरह से NH NH2 और COCH3, कैसे वो मैकेनिज्म तो बाद में करेंगे।